हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैथ सिलेक्शन सीरीज का नया लेक्चर जो कि रहने वाला है लेक्चर नंबर 32। हमने लेक्चर नंबर ना 1 से लगाकर 31 तक हमने पूरे खत्म कर लिए थे इस सीरीज के अंदर में, लेकिन बहुत समय से डिले हो रहा था। हम लोगों ने पीवाई की सीरीज को पूरा का पूरा बंद ही कर दिया था लगभग। लेकिन हमारा 3 से 4 शिफ्ट जो हमारी बाकी रह गई थी, 36 शिफ्ट में से हमारा टोटल 5 शिफ्ट बाकी है अभी। तो हम लोग वो भी हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं और उसके बाद में हमारा पीवाई का ये सीरीज हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और 2024 के जो सीजीएल के हम लोग प्री के जो पेपर कर रहे थे 36 पेपर, वो हम लोग ए टू जेड खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ से नए जुड़ रहे हैं वो क्या करना है, इस पूरी सीरीज को जरूर खत्म कर देना। 2026 के लिए अगर आप तैयारी करें तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा काम की रहेगी। 2025 वाले स्टूडेंट के पास तो इतना ज्यादा टाइम नहीं है, और लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है तो ये आप लेक्चर देखेंगे ना, तो इसके अंदर में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। तो अगर आप 2025 के एग्जाम दे रहे हो चाहे 2026 के एग्जाम दे रहे हो, ये सीरीज आपके लिए हमेशा और हमेशा काम की रहेगी, क्योंकि सीजीएल के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सब इसी जो हमारे पास में पीवाई की सीरीज है इसके अंदर में मैंने पूरा का पूरा पढ़ा दिया है कॉन्सेप्ट के साथ में। तो जो भी स्टूडेंट ने पिछले लेक्चर नहीं देखे वो भी देखना, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ए टू जेड पूरा का पूरा विद कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा का पूरा सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। ये हमारा रहने वाला है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ 2025 जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए। 2026 जो आने वाले हैं एग्जाम, उसके लिए भी ये सब हमारे पास में बहुत ज्यादा काम करेगा। मैथ सिलेक्शन सीरीज है इसका नाम, और 25 सितंबर 2024 के हम लोग शिफ्ट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा है 32वां लेक्चर। हम लोग 31 लेक्चर पूरे खत्म कर चुके हैं। 4 से 5 लेक्चर का जैसे कि मैंने कमिटमेंट किया था 2 दिन पहले, वैसे हमारा पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी हमारे पास मैंने बताया था कि जो भी हम लोग लेक्चर करते हैं हमारे चैनल के ऊपर में, वो हम लोग एक टारगेट लेके करते हैं। कौन सा? प्री के अंदर में 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट, और मेंस के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 का हम लोग टारगेट लेके करते हैं। मेरे ऑलरेडी सीजीएल मेंस के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं मैथ्स के अंदर में। तो जितना मैं बताऊं वो आपके लिए मोर देन सफिशियंट रहने वाला है। आपको विद द कॉन्सेप्ट हम लोग बताने वाले हैं सारी की सारी चीजें। चलिए अब हम लोग पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो हिंदी में हम सवालों को पढ़ लीजिएगा, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश के अंदर में सवालों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट के जो 5 सवाल रहेंगे 21 से लेकर 25 तक के, वो इस शिफ्ट के जो सबसे बड़े बड़े सवाल है वो हम लोग लास्ट में रखेंगे। बाकी हम लोग शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, इफ ए रेशियो बी 6:8 है, हम लोग ट्रिक के साथ भी देखेंगे कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ध्यान रखना। इफ ए रेशियो बी 6:8 है, बी रेशियो 5:11 है, देन ए बी सी का रेशियो बताइए। देखिए नॉर्मल तरीका क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर ट्रिक वगैरह देखेंगे। ए बी सी का नॉर्मल रेशियो कैसे निकलेगा कि ए रेशियो बी हम लोग को क्या दे रखा है 6:8 दे रखा है, बी रेशियो सी हम लोग को क्या दे रखा है 5:11 दे रखा है। तो हम लोग को क्या रहता है कि बीच वाली संख्या को बराबर करना रहता है। तो हम लोग 8 और 5 को बराबर कैसे करेंगे, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाली जो ये है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6×5 = 30, ये होगा 8×5 = 40 और ये हो जाएगी 11×81। फिर इसको हम लोग काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 44। तो ये तो आंसर हो गया, लेकिन ये तो बहुत ही घटिया तरीका हो गया। लेकिन अब हम लोग चलते हैं ट्रिक से। ट्रिक कैसे कि हमारे पास सी का रेशियो हम लोग को क्या दे रहा है 11। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी सी का हमारे पास में वैल्यू रहेगा वो 11 का कोई ना कोई मल्टीपल रहेगा। तो 11 का कोई ना कोई मल्टीपल मतलब ये 44 है, ये 44 है, लेकिन ये दोनों नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। तो एक तो ये तरीका हो गया हमारा ऑप्शन कैंसिल करने का। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जैसे यहाँ तो ए बी सी ही है, लेकिन अगर हमारे पास में अगर ए बी बी सी 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 डी डी ई ऐसे करके बहुत सारा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्या करना रहता है कि जैसे ए बी हमारे पास में 6:8 है, तो यहाँ पे अगर ये 6:8 है मतलब 3:4 है, काट देते हैं 3:4 है, इसका मतलब यहाँ पे भी तो ए बी का रेशियो 3:4 ही होना चाहिए ना, सी के बाढ़ में। ठीक है, सी को क्या लेना देना नहीं हम लोग को। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए और बी का रेशियो 3:4 है, क्योंकि अगर ये ए और बी 3:4 है तो यहाँ पे भी तो ए और बी 3:4 में होना चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पे भी 3:4 करते हैं। 3:4 में कौन सा है, ये तो नहीं है 3:4 में, ये भी नहीं है 3:4 में, ये भी नहीं है 3:4 में, सिर्फ ये है, क्योंकि 5 से काटोगे तो 5×3 = 15 और 5×20 3:4 में, तो ये हमारा आंसर हो गया। हम लोग इसके लिए भी देख सकते हैं, ध्यान रखना 5:11 में बी और सी होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये है ना 5:4 में, क्योंकि 4 से काटोगे तो ये हमारे पास में 5×20 हो जाएगा और 11×44 हो जाएगा, 5:11 आ गया ना। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इनको करने के। आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 1072 माइनस 1027 माइनस 1027 1072 इंटू 1027। इसका मतलब देखिए इसके अंदर में एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या लगता है, ए माइनस बी बराबर 45 डिग्री। अगर ये ए माइनस बी बराबर 45 डिग्री होता है ना, अगर ए माइनस बी बराबर 45 डिग्री होता है, तो यहाँ पे कंडीशन होती है, जैसे हम लोग इसको डेरिवेशन भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं 772 माइनस 27। ये 72 माइनस 27 कितना होता है 45 होता है। ठीक है, 72 मतलब -27 में 45 होता है। तो इसका मुझे बताओ 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 ए मतलब यहाँ पे 1072 10 ए माइनस 10 बी
1027 अपॉन 1 प्लस 10a10b, यही होता है ना, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a10b, तो 1 प्लस 10a10b मतलब 1072 1027, ये हो गया। तो अब हम लोग मुझे बताओ कि 1045 की वैल्यू क्या होती है, एक होती है, तो इसको मैं अगर इधर ट्रांसफर कर दूं तो हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस 1027 इंटू 1072 बराबर हो जाएगा 1072 माइनस 1027, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, निकालना क्या है, 1072 माइनस 1027, 1072 माइनस 1027 माइनस ये वाला इधर भेज दिया, तो ये वाला अगर इधर भेज दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 1 ही तो बची, बाकी तो सारा का सारा ये आ गया ना, 1072 माइनस 1027 माइनस 1072 इंटू 1027 बराबर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब हम लोग के पास में क्या हुआ, ये चीज याद कर लो, जब भी a माइनस बी बराबर 45 डिग्री होता है, जब भी a माइनस बी बराबर 45 डिग्री होता है, तो हमारे पास में 10a माइनस 10b माइनस 10a10b, इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होती है, ठीक है। याद कर सकते हो याद कर लो, नहीं तो फिर ये हमारे पास में डेरिवेशन मैंने बताई हुई है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट हम लोग को याद ही होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे माइनस होता तो 4xy हो जाता, ये तो बताया हुआ ना, ऑलरेडी बताया हुआ, खोल के देख लेना आराम से, बहुत बच्चों वाली चीज है। ध्यान रखना, ये है 8 की पावर m माइनस 1 है, ठीक है। इसको करो, if m is even, if m is even then 8 की पावर m माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 की पावर m माइनस 1 ना किससे डिविजिबल होगा, अगर m इवन है। m इवन है इसका मतलब देखो, मैं आपको ना कुछ चीजें बता देता हूँ आपको पहले। जैसे हमारे पास में अगर मान लो ये आए कि x की पावर m माइनस हमारे पास में y की पावर m, अगर मान लो इस टाइप से है, अगर बोले कि m यहाँ पे इवन है, m यहाँ पे क्या है, इवन है, तो हम लोग है ना थोड़ा सा सोचने का तरीका करते हैं। इवन मान लो कि 2 है, इवन को हम लोग थोड़ी देर एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी तो एम की वैल्यू 2 हो गई ना, ये भी तो इवन है। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यही होता है। इसका मतलब ध्यान रखो कि अब इवन में ना 4 भी हो सकता है, ध्यान रखना। अब 4 में कैसे, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 भी हो सकता है। इसको हम लोग वापस लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना इसको। तो इसको वापस खोलोगे तो यही आएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास याद ध्यान रखो कि जब भी, ध्यान रखना है, जब भी एक्स की पावर m माइनस वाई की पावर m, इसमें अगर m इवन है, इसमें अगर m इवन है, तो ये हमेशा और हमेशा x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों का फैक्टर होगा। इसके अंदर में कोई ना कोई हमारे पास में ये दो जो है ना, ये दो फैक्टर जरूर होंगे, इससे तो ये डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि ये दो फैक्टर रहेंगे, क्योंकि ये मिनिमम 2 रखी तो ये फैक्टर आ गए, लेकिन 4 रखोगे तो भी आएगा, 6 रखोगे तो भी आएगा, 8 रखोगे तो भी आएगा, ये हमेशा और हमेशा ये दोनों फैक्टर रहेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रख लो। अब अगर मान लो कि x की पावर m प्लस वाई की पावर m, अगर नॉट प्लस वाई की पावर m, एक्स की पावर m माइनस वाई की पावर m, और यहाँ पे अगर मान लो कि m क्या है, ऑड है, m क्या है, ऑड है, ऑड है, तो हम लोग थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे ऑड है कि नहीं है। इसके अंदर में मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई आता है ना, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता है ना। तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई तो यहाँ पे फैक्टर है ही, तो इसका मतलब जब भी इस ये वाली चीज रहती है और यहाँ पे एक ऑड रहता है ना, तो ये हमेशा और हमेशा एक्स माइनस वाई का फैक्टर, मतलब इसका फैक्टर रहता है, एक्स माइनस वाई डिविजिबल रहता है इससे, ठीक है। और एक चलते हैं एक्स की पावर m प्लस वाई की पावर m, एक्स की पावर m प्लस वाई की पावर m रहता है ना। अगर यहाँ पे प्लस है, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस होता है, तो आपको पता है कि ये हम लोग लिखते हैं। और हाँ चीज ध्यान रखना, एक और चीज करते हैं, एक और चीज क्या करते हैं, ये है, और यहाँ पे एक्स m क्या है, ऑड है। अगर यहाँ पे क्या करते हैं, m करते हैं ऑड, अगर ये पे ऑड है तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होता है। इसका मतलब जब भी हम लोग के पास में ऑड रहेगा तो ये एक्स प्लस वाई इसका कनेक्ट फैक्टर रहेगा। तो इस टाइप से आप ना ये पूरी की पूरी गाथा, राम गाथा पूरी की पूरी आप देख सकते हो। अब आगे देखो, m इज इवन, अब यहाँ पे इवन है, तो बताओ कि इससे डिविजिबल कौन है। अब मुझे बताओ, m अगर हमारे पास में इवन है और ये हमारे पास फैक्टर है, तो हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो हमारे पास इसको पावर में मैं m लिख सकता हूँ ना, बात तो वही है, 1 की पावर हमारे पास में इवन कुछ भी रखो तो 1 ही आने वाला है। तो ये हो गया हमारे पास में चीज, ये फॉर्मेट हो गया। अगर मान लो m इवन है, तो हमारे पास इसमें फैक्टर क्या रहेंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों फैक्टर रहेंगे। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या क्या रहेगा, 8 माइनस 1 भी रहेगा और 8 प्लस 1 भी रहेगा, ये दोनों फैक्टर रहेंगे। इसका मतलब ये 7 से भी डिविजिबल होगा, ये 9 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन 7 और 9 तो यहाँ पे देखो 7 से डिविजिबल होगा और 9 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि 42 से डिविजिबल होगा, 42 से तो नहीं है, क्योंकि 42 तो 7 इंटू 6 है, तो 6 किसने बोला, 6 तो नहीं बोला हमने।
7 और 9 दोनों से तो हो गया तो 63, तो 8 भी नहीं है 65 भी नहीं है तो 63, 63 हमारे पास में जो है दोनों दो मतलब 7 जो संख्या 7 से डिविजिबल है, जो संख्या 9 से डिविजिबल है, तो वो 63 से तो होगी ही होगी ना, तो इसको हमारे पास में हो गया 63। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक व्यक्ति को 144, ए मैन लॉस ए मैन लॉसेस 28% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर द 144, इफ ही सेल्स इट फॉर 288 व्हाट ही विल बी द गेन परसेंटेज। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक आदमी एक बंदा है जो 28% के हमारे पास में लॉस के ऊपर में, इसका मतलब मान लो कि 100% का कोई सामान है, उसको 28% का लॉस मतलब 72% में वो बेच रहा है। 72% में अगर वो बेचता है तो वो कितने में बेचता है, 144 में बेचता है। इफ ही सेल्स इट फॉर 288, अब सोचो पहले 72 का 72% की वैल्यू 144 है, इसका मतलब 1% की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, 72 दूना हो गया ना, तो एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू 2 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। इसका मतलब सामान तो 200 रुपए का है, सामान तो 200 रुपए का और बेचा कितने में जा रहा है, 288 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब फायदा कितने का है, 88 रुपए का फायदा है। किसके ऊपर में है, 200 के ऊपर में। बस हो गया हमारे पास में, ये कितना हो गया, ये हमारे पास 44/100 मतलब 44% का हमारे पास में गेन हो गया। अंडरस्टूड, चलो आगे चलते हैं। छठा, इसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट कर दो और सेटिस्फाई करेगा, वही आंसर है। या तो फिर आप क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, छोटा सा है cot स्क्वायर थीटा और माइनस ये बार पास इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया तो sin स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2, इधर भेजेंगे तो 1/2, sin बराबर हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा sin थीटा बराबर आ गया 45। ठीक है, ये sin बराबर 1/√2, sin थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 1/√2। चलो आगे इसको करते हैं सॉल्व। 8 छंग 48, ये हो जाएगा 12 दूना 24, 25 और 24 हो जाएगा 49, 49 में से 8 गया तो हमारे पास हो जाएगा 41। यही हुआ 8 छंग 48, 25 से 12 दूना 24, 25 दूना 50 1 41। ठीक है, प्लस 78 माइनस, अब हम लोग चलते हैं ये 10 दूना 20, 25 में से 20 गया 5, 5 3 15, 15 5 20, हो गया 20। तो ये हो गया हमारे पास में 8 और 1 9, और ये आ गया हमारे पास में 8 और 1 9, और आ गया ना, ये हो गया 21 ना, तो ये हो गया 99, तो 99 हमारे पास में आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये और ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। और एक चीज ध्यान रखो, अगर आपके पास में यूनिक सॉल्यूशन है, अगर हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन है, ये ऐसा सवाल बार बार आया है पूरे, अगर पीवाई को सीरीज देखोगे तो आपको बार बार मिलेगा। अगर मान लो कि ये दो इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये देखना है, इसका मतलब ये सीधे सीधे ये होता है, कोफिशिएंट जो है ना e1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है। तो हम लोग इसको सीधा करते हैं, तो 4/6 नॉट इक्वल टू 4/6 नॉट इक्वल टू ये a1 a2 क्या है, ये एक्स वाई जेड एक्स वाई के कोफिशिएंट है, ध्यान रखना। तो x के हमारे पास 4, यहाँ पे x का हो गया 6, यहाँ पे y का हो गया 6 और यहाँ पे हो गया k+4, और यहाँ पे z का हो गया हमारे पास, ये हो गया 7, बराबर के इधर है, ध्यान रखना, बराबर के इधर 7 है तो यहाँ पे बराबर के इधर ले लो तो ये हो जाएगा 21, ध्यान रख लेना। देखो इधर में बराबर के इधर लिखा है 7, ध्यान रखना, और यहाँ पे बराबर के इधर लिखा है 7, तो ये 21 लिखा है, तो ये 21 को इधर ट्रांसफर कर दो या फिर 7 को इधर ट्रांसफर कर दो, जो भी हो दोनों केस में बराबर रखना। बराबर रखने का मतलब समझ रहे हो ना, कि दोनों केस में सेम चीज रखना, या तो इक्वल के इधर होने चाहिए दोनों, या फिर इक्वल के दोनों कुल मिला के एक साइड में होने चाहिए। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया 7/21। तो हमारे पास में इसको इसको सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों किनको सॉल्व करें, इनको सॉल्व कर देते हैं इन दोनों को, या फिर इनको भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास में k+4 इंटू 4 नॉट इक्वल टू 6×36, तो ये हो जाएगा 4×36, ये हो जाएगा k नॉट इक्वल टू 5, k नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलो आगे चलते हैं। एक गोलाकार एक ए सर्कुलर आर्क हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ द 45 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द पेरीमीटर। ध्यान रखो, कोई भी आर्क होता है ना, तो ये तो हो गई आर्क लेंथ, ये तो होगी आर्क लेंथ, अगर आपको आर्क लेंथ पूछे तो ये निकालना है, लेकिन पेरीमीटर पूछे तो ये रेडियस और ये रेडियस भी तो है, इनका पूरा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, l+2r। ठीक है, ये होता है पेरीमीटर, ध्यान रखना, पेरीमीटर और आर्क की लेंथ में बहुत फर्क है। ये हो गया पेरीमीटर, पेरीमीटर तो पेरीमीटर हो गया l+2r। पहले l निकालते हैं, l बराबर क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr, 2πr 22/7 इंटू आर, आर बराबर 14। ध्यान रखना 14 सेंटीमीटर का अगर आपके पास में कोई भी हमारे पास सर्कल होता है तो उसकी पेरीमीटर जो होती है वो 88 होती है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये हो गया 7 दूनी 14, और ये 45 दूना 90 और 9 चौक 36, तो ये होगा 8, ये होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 11। तो हमारे पास में एल बराबर आ गया 11। एल अगर हमारे पास में 11 है और रेडियस हमारे पास में कितनी है 14 है, तो 14 ना 28, तो 28 और 11 हो गया 39। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में आंसर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अच्छे से आपको समझ में आ रहा हो ना, तो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है वीडियो को, और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। यदि x बराबर p sec a cos b, y बराबर q sec a sin sec a, ये क्या लिखा हुआ है, sec b है ये यहाँ, sec a sec b, और z बराबर r, z बराबर, अच्छा sec नहीं है ये है, ये साइन भी है, इसमें थोड़ा सा गलती हो गई टाइपिंग का, ये साइन है, ये साइन भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये चीज हो गया, और आर टेन है, तो इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो देखो एक चीज ध्यान रखो, हम लोग थीटा, एक तो ए और बी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जैसे ए और बी की वैल्यू हम लोग 0 रख सकते हैं, लेकिन हम लोग 90 नहीं रख सकते। ध्यान रखना, 90 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास में टेन नब्बे क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हम लोग यहाँ पे बना नहीं सकते हैं, तो हमारे पास में ये 10 के ऊपर में हम लोग ए को वैल्यू हम लोग 90 नहीं रख सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग 0 तो रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है तो सेक 0 भी 1 ही होता है, तो ये तो सब 1 1 बनने वाले हैं। लेकिन और टेन 0 कितना होता है, 0 होता है। लेकिन ध्यान रखना कि नीचे हमारे पास नहीं, ऊपर, ये नीचे तो कहीं 0 नहीं आ रहा है ना, क्योंकि जेड तो ऊपर है, तो ऊपर है तो हमारे पास ऊपर तो 0 हो सकता है। तो इसका मतलब हम लोग है ना, एक तो 0 रख सकते हैं, तो एक तो आप ये वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करना हो तो वो सॉल्व कर दो, नहीं तो फिर आप वैल्यू पुटिंग कर दो। वैल्यू पुटिंग से क्या होगा, सीधा वैल्यू पुट करो, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेक ए और बी 0 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू पी के बराबर में आ गई, और वाई की वैल्यू क्यू के बराबर में आ गई। सॉरी, वाई की वैल्यू क्या आ गई, साइन जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, तो वाई की वैल्यू तो जीरो ही आ गई। और जेड की वैल्यू भी क्या आ गई, जेड की वैल्यू भी जीरो आ गई। बस जेड की वैल्यू भी जीरो आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे रखो, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्स बराबर पी हो गया, तो पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। यहाँ पे सीधे वैल्यू पुटिंग की, ध्यान रखना, एक्स की जगह पी लिख दिया, और वाई की वैल्यू जीरो, और जेड की जगह जीरो, ये जेड बराबर जीरो। तो बस पी एक्स पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बराबर 1। तो ये आ गया आंसर हमारे पास में। एक तो हमारे पास इससे आ गया, दूसरा हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अब सोचो कि एक्स स्क्वायर की जगह पे इसका स्क्वायर करके रखेंगे, तो पी स्क्वायर सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बनेगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, फिर बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास में सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस वाई। अब इसके केस में क्या होने का, इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसके केस में क्यू स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा, और टेन स्क्वायर बचेगा, तो टेन स्क्वायर हो गया। ठीक है, टेन स्क्वायर ए। अब हमारे पास में यहाँ से और यहाँ से सेक स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास सेक स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, 1 होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। वैसे के वैसे यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 हो गया, तो सेक स्क्वायर कॉमन लेने पे तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इन दोनों में से sec कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में बना साइन और cos, तो साइन स्क्वायर ए बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 तो वो हो गया, और पीछे बचा ये sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर में होता है 1। बस आ गया हमारे पास आंसर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11वां, दो वृत्त दो बिंदुओं पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी और क्यू पर क्या करते हैं, दोनों वृत्त क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। दो वृत्त पी आर और पी एस दोनों वृत्तों के व्यास है। पी आर, ये हमारे पास मान लो पी आर है, और एक हो गया पी एस, दोनों वृत्तों के क्या है, व्यास है। ध्यान रखना कि ये दोनों क्या है, डायमीटर है, जो कि सेंटर से होकर गुजरते हैं। पी क्यू आर का मान बताओ, पी क्यू और आर, इसके वैल्यू बताओ, मतलब कि ये एंगल निकालना है, ये एंगल थीटा। आपको पता है कि ये डायमीटर है, डायमीटर से सरकमफ्रेंस, ये इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है ना, डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल कितना होता है, कोई भी सर्कल के डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। बस हो गया खत्म, ये 90 डिग्री हो रहा है सीधा सीधा। चलो आगे। दो पाइप एक्स और वाई एक टैंक को क्रमशः 14 और 21 घंटे में भर सकते हैं। एक हमारे पास मान लो कि कोई भी हमारे पास में टैंक है, इसके अंदर क्या करते हैं कि एक्स और वाई क्या करता है, एक्स और वाई क्या करते हैं, 14 और 21 में भर सकते हैं। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला भी होता है, ध्यान रखना। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाता है, तो खाली टैंक कितने घंटे में भर जाएगी, बस बहुत ईजी है। इसको क्या होगा, 42 हो गया, 14 42 हो गया, 21 ये हो गया 42 हो गया। ये कितने में भरेगा, 42 बटा 3 और 4 5, दोनों साथ में खोले जाते हैं ना, दोनों साथ में खोले जाते हैं, तो हमारे पास में 14 और 21 से इन 40 से मिले तो 42 आया। ये इसकी एफिशिएंसी होगी, ये इसकी एफिशिएंसी होगी नल की, और 3 और 2 की एफिशिएंसी मतलब 5 की एफिशिएंसी से 42 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 42 बटा 5 मतलब 8 बटा 40। ये हो गया 8 बटा 40, 2 बटा 5। ठीक है, नहीं तो फिर आप इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि जब भी एक्स और वाई दो नल है, और दोनों नल इंडिविजुअल इतने दिन में भर सकते हैं, तो दोनों साथ मिलकर कितने में भरेंगे, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास हो गया 14 + 21, 14 + 21 बटा, हाँ हमारे पास में कितना क्या, सॉरी नॉट 14 + 21, 14 × 21। मैं भी सोचा ये कहाँ से आ रहा है,
14 इंटू 21/14 प्लस 21, 14 प्लस 21 क्या होता है 35, ये 7 से काटेगा, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 21 दूना 42, 42/5, 42/5, यही तो आया, तो ये हो गया 8 सही 2/5, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। The relationship between the K1 and K2 for the which the system of the linear equation ये and ये represent the coincident line, coincident line मतलब दोनों के दोनों लाइन ओवरलैप कर रहे हैं। जब दो लाइन ओवरलैप करती है तो हमारे पास में सॉल्यूशंस जो रहते हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते हैं। अब सोचो कि एक लाइन है और उसके ऊपर में दूसरी लाइन आके सो गई, तो इसका मतलब मुझे ये बताओ कि जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर में सो जाती है तो हमारे पास में हर पॉइंट के ऊपर में टच करेगा ना, जब हर पॉइंट के ऊपर में टच करेगा तो इसका मतलब सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब होते हैं तो हमारे पास में a1/a2 मतलब दोनों इक्वेशन एग्जैक्ट सेम है। जब दो जने एक दो मतलब दो जो लाइनें हैं, दो लाइनें एकदम से हमारे पास में सटी हुई एकदम से ओवरलैप करती हुई रहती है तो इसका मतलब वो दोनों इक्वल लाइन है, सेम टू सेम इक्वेशन है, तभी तो वो लाइन बनी है। इसका मतलब हमारे पास सेम है तो इसका मतलब रेशियोज हम लोग के पास में सारे के सारे रेशियो सेम होंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2 ये रहते हैं। तो हम लोग करते हैं सीधा सीधा, क्या करें, k1/4 बराबर 3/k2 बराबर 3/k2 बराबर हो जाएगा 8/16, 8/16, ये हो गया 8 दूनी 16, इन दोनों को बराबर करते हैं तो हो जाएगा k2 बराबर हो जाएगा 6, k2 आ गया 6। अब हम लोग इन दोनों को इसको और इसको बराबर में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, k1 बराबर आ जाएगा 2, इसको और इसको बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा कट जाएगा, पहले इन दोनों को बराबर किया फिर इसको और इसको लास्ट वाले को बराबर कर दिया तो k1 बराबर 2 आ गया। अब हम लोग इसमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, अच्छा निकालना तो ये रिलेशनशिप है के1 और के2 में, रिलेशनशिप निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इधर के1 लिख दिया इधर के2 लिख दिया, के1 का 3 गुना है ना के2, तो के1 का 3 गुना है के2, बस हो गया 3k1 बराबर के2, 3k1 बराबर के2 हो गया। चलो आगे चलते हैं 14। हाँ, चतुर्भुज एबीसीडी में बहुत अच्छे से समझना इसको, चतुर्भुज एबीसीडी में कोई एबीसीडी में AB बराबर BC है, AD बराबर DC है। देखो कोई भी हमारे पास में चतुर्भुज है, कोई भी हमारे पास चतुर्भुज है ABCD, AB बराबर BC मतलब ये भुजा इसके बराबर में है, AD बराबर DC, AD ये जो है भुजा वो DC इसके बराबर में है, ABD 68 डिग्री है, ABD ये हमारे पास 68 डिग्री है, ADB 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 हमारे पास में ये जो है वो है 2y-7 डिग्री, ठीक है। BDC ये हमारे पास में कितना है 33 डिग्री, DBC ये हमारे पास में है 3x+2 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास में ये निकालना है, ये निकालना है तो इसका मतलब हम लोग को x और y चाहिए, x और y चाहिए तो हमारे पास में x और y निकालते हैं, कैसे निकालोगे समझने का ट्राई करना। अब सोचो कि ये भुजा, ये दो वाली भुजा मतलब दो मतलब मैंने पॉइंट ये जो लाइन बनाई है ध्यान रखना ये इक्वल इक्वल है, दो वाली है ये तीन वाली है और ये कॉमन है, कॉमन को मैं एक लाइन निकाल देता हूँ, तो मतलब यहाँ पे देखो दो वाली तीन वाली और एक वाली, इस ट्राइंगल में दो वाली तीन वाली और दो वाली तीन वाली और एक वाली, इसका मतलब भुजाएं तो तीनों की तीनों सेम है। जब भी कोई दो ट्राइंगल के तीनों साइड सेम रहते हैं तो वो क्या रहते हैं, वो हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एग्जैक्ट सेम मतलब के सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। दोनों ट्राइंगल क्या है, ये वाली और ये वाले क्या है, दोनों के दोनों क्या है सर्वांग सम है, दोनों के दोनों क्या है सर्वांग सम है, समरूप भी नहीं सर्वांग सम है, सर्वांग सम मतलब दोनों के दोनों एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, दो ट्राइंगल अगर समरूप होते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं थोड़ा समझने का ट्राई करना। जैसे जैसे समझना, इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं या फिर किसी भी पॉइंट से करो, चलो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से मतलब 2 और 3 वाले के बीच वाले पॉइंट से ध्यान रखना, कैसे याद करते हैं एकदम ना उसी हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से हम लोग को चल रहे हैं। जैसे इस ट्राइंगल में हम लोग लिखते हैं ए, फिर हम लोग मूव करते हैं दो वाले डंडे की तरफ बी, फिर हम लोग मूव करते हैं एक वाले डंडे की तरफ तो आएगा डी, ये हमारे पास में सर्वांग सम होगा। देखो सीक्वेंस बहुत मैटर करेगी ध्यान रखना, ये हमारे पास सर्वांग सम होगा जैसे ए बी डी, मतलब दो से हम लोग एक की तरफ गए तो इधर वाले में भी क्या करो, दो और तीन के बीच से स्टार्ट करो मतलब सी से स्टार्ट करो और दो से लगाकर एक जाओ, इसका मतलब सी बी डी, दो से एक जाए, दो से तीन नहीं जाना है मतलब तीन से एक नहीं जाना है, दो से एक जाना है क्योंकि इधर भी हम लोग दो से एक गए थे, ये दो से एक वाली डंडी गए थे ना। ये क्यों कर रहे हैं बताओ, सर्वांग सम में सीक्वेंस मैटर करती है जब भी हम लोग सर्वांग सम ट्राइंगल लिखते हैं, तो दो से एक की तरफ मतलब सी बी डी, मतलब सी बी डी ये होता है। इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल में एक ध्यान रखना, कोई भी सर्वांग सम त्रिभुज होता है तो उसकी अगर साइड सेम है तो सारे के सारे एंगल भी सेम होते हैं। सर्वांग सम की यही तो कंडीशन है, सर्व अंग समान, इसका मतलब हर चीज समान है मतलब एंगल भी समान है, इसका मतलब ए का जो एंगल बनने वाला है वो सी के बराबर में है,
बी का जो एंगल बनने वाला है वो बी के बराबर में है, मतलब इस ट्राइंगल का बी एंगल और इस ट्राइंगल का बी वाला बनने वाला एंगल दोनों बराबर है। इस ट्राइंगल में बी पे बनने वाला एंगल कितना है 68 डिग्री, और इस ट्राइंगल में ऊपर वाले ट्राइंगल में बी पे बनने वाला एंगल कितना है 3x+2। ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, दोनों के बी वाले बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के सीक्वेंस बीच में आ रही है ना, बी 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 के बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, डी डी के बराबर में होगा। तो 68 इसके बराबर है, तो 68 और 2 कितना हो गया 70, 70 बटा एक्स बराबर हो जाएगा 68 में से सॉरी 2 गया 70 नहीं 66 माइनस होगा ना 66/3, मतलब हो गया 3 नीचे 3 नीचे मतलब 22 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, d किसके बराबर में होगा, d के बराबर में होगा, मतलब इस छोटे वाले में मतलब नीचे वाले में d कितना है, नीचे वाले में d है 2y-7, और ऊपर वाले में d कितना है 33। दोनों बराबर कर दो, 33 और 7 कितना हो जाएगा 40, y बराबर हो जाएगा 20। तो ये हमारे पास में x और y की वैल्यू आ गई। अभी यहाँ पे वैल्यू रख दो 2x + 3y, तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 22, प्लस 3 इंटू वाई, वाई कितना है 20, तो ये हो गया 22×2 = 44 और फिर 20×2 = 60, 44 प्लस 20×2 = 60, ये हो जाएगा 104। ठीक है, ये हो गया 104। आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना। आगे, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 12 एंड 16 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर में हो। ये तो बहुत ही इजी सवाल है। कैसे कि दो सर्कल की परिधियों को जोड़ोगे तो तीसरे सर्कल की परिधि आएगी, मतलब सर्कमफ्रेंस आएगी। बस कुछ नहीं करना, ये तो 2 पाई तो कट गया, मतलब मान लो पहला वाला है 2πr1, दूसरा वाला है 2πr2, और ये दोनों मिले तो बड़ा वाला ट्राइंगल बन गया 2πr वाला। तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई, मतलब हमारे पास हुआ क्या, R1 + R2 बराबर में हो जाएगा कैपिटल आर। तो R1 और R2 कितने 12 और 16, 12 + 16 बराबर हो जाएगा कैपिटल आर, तो आर बराबर हो जाएगा 28। और हमारे पास क्या बोला कि उस वृत्त दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर में है, तो उसका व्यास निकालना है, मतलब डायामीटर निकालना है। रेडियस अगर हमारे पास में 28 आई है तो डायामीटर हमारे पास में हो जाएगा 56। जल्दी जल्दी में 28 मत कर देना, इसी को बोलते हैं सिल्ली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या हो गया, ध्यान रखना पूरा खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपको उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आपने अल्फा टारगेट ग्रुप जो हमारा चल रहा है, ये हमारे पास प्रीमियम टारगेट ग्रुप है जो 2026 के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास बनाया गया है। 2025 के बेंच वालों के लिए हम लोग अलग से भी बनाएंगे। तो 2026 के जो भी स्टूडेंट है जो उनकी तैयारी कर रहे हैं, 2026 की सीरियस तैयारी कर रहे हैं, आप अगर अल्फा टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग डेली हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट का डेली हम लोग क्या करते हैं टारगेट देते हैं, सारे सब्जेक्ट का, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी, जीके का भी सारा। और मैथ्स का तो मैं पूरा का पूरा सिलेबस भी वहाँ पर पढ़ाऊंगा, और यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर में लेक्चर रहेंगे, लेकिन आपको क्या रहेगा पूरा का पूरा टारगेट मिलेगा, सीक्वेंस में मिलेगा, डेली आपको क्या पढ़ना है। उसके अलावा हम लोग गाइडेंस सेशन भी करेंगे, अल्फा प्रैक्टिस शीट, अल्फा मॉक्स, डिमांड सीरीज, बहुत कुछ रहेगा। हम लोग 8 से 10 बजे के बीच में हम लोग क्या करेंगे, आपको टारगेट्स आपको सबमिट भी करने रहेंगे, हम लोग चेक भी करेंगे, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें रहेगी जो वहाँ पे मिलने वाली है। हम लोग आपको कुल मिला के खास ध्यान देने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन के ऊपर में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आपको मैं वहाँ पे रिप्लाई भी दूंगा, हमारी टीम भी वहाँ पे रहेगी। तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलने वाले हैं, गूगल मीट के ऊपर हम लोग संडे टू संडे सेशन भी करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें रहेगी, क्योंकि क्या होता है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, और हम लोग को पता नहीं, अगर आप बिगिनर है ना आपको पता ही नहीं रहेगा कि मैं वीडियो कौन सा देखूँ। आप 500-500 घंटे के कोर्स लेके बैठे होंगे, खत्म कैसे करोगे। तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता नहीं रहती है, जब आप एक साल वेस्ट कर देते हैं तो फिर आपको लगता है कि अरे यार साल वेस्ट हो गया 200 300 400 रुपए के चक्कर में, कि हम लोग अगर अच्छे से गाइडेंस मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो आपके लिए ऑफर है, ऑफर क्या है कि एक मंथ की आपकी फीस है 149, 3 मंथ की हमारे पास में 299, और एक साल की आपके पास में 499। अगर आपको ज्वाइन करना है 2026 की तरफ सीरियस प्रिपरेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि सारे मेंबर जो हमारे मेरे पास रहे थे वो पेड वाले रहे, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे फालतू वाला मेंबर फ्री के अंदर में आए और उसके बाद में गप्पे मार रहे हो, ऐसा वाला नहीं हो। तो अगर ऐसा नहीं हो कि वो नॉन सीरियस वहाँ पे आ जाए, तो अगर आपको सीरियस एनवायरनमेंट चाहिए तो आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको बस इतना सा लिखना है कि अल्फा ग्रुप ज्वाइन करना है। क्या लिखना है, अल्फा टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना है, अल्फा टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना है। अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पे ऑफर के अंदर में मैम आपको वहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टैंक पानी से भरा हुआ है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टैंक पानी से भरा हुआ है। यदि 616 लीटर पानी निकाला जाता है तो टैंक में पानी का स्तर कितना मीटर कम हो जाएगा, ध्यान रखना कितना मीटर कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 1000 100 1 10, इसका मतलब एक के बाद में जीरो का ही लफड़ा है। ठीक है, एक के बाद में जीरो का ही लफड़ा है, इसका मतलब जीरो को थोड़ा कंसीडर करके चलना है यहाँ पे। तो मुझे बताओ, एक बेलन है, यहाँ पे क्या हुआ कि पानी निकाला, पानी निकाला, इससे क्या हुआ कि ये जल है ना यहाँ से यहाँ तक, मतलब पानी यहाँ पे डाउन आ गया, इसका मतलब ये एच ऊंचाई तक नीचे आ गया। इसका मतलब जो ये जो नीचे आया ना, यही तो 616 लीटर है जो हमने बाहर निकाला है। तो इसका हम लोग वॉल्यूम जो है वो 616 लीटर के बराबर में है। और ये क्या है, ये तो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच।
पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर की एच की वैल्यू क्या होगी 616 होगी, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या होगी 616 लीटर, लेकिन ध्यान रखना ये 616 क्या है, लीटर है, ध्यान रखना। और ये सारे डाटा किसमें दिए हैं, सेंटीमीटर के अंदर में दिए हैं। तो मुझे बताओ एक लीटर के अंदर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक लीटर के अंदर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। एक लीटर के अंदर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और एक चीज और ध्यान रख लेना, एक मीटर क्यूब के अंदर में 1000 लीटर होता है, ठीक है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, चलिए। तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच बराबर 616 हो गया। तो हमारे पास पाई की वैल्यू क्या आएगी 22/7। और हाँ, हम लोग क्या बता रहे थे, एक लीटर के अंदर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो ये हमारे पास लीटर में है, तो इसके अंदर में 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि ये क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर में आ जाएगा, और ये हमारे पास सेंटीमीटर में डाटा रहेगा। 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 14, 14 इंटू 14 इंटू एच बराबर में हो जाएगा 616 इंटू 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7×14, ठीक है। ये हम 14 से काटेंगे तो ये क्या होगा 14, और ये हो जाएगा हमारे पास में 14×56, और ये हो जाएगा हमारे पास 14×56, ये हो जाएगा 22×2=44, और 44 कट गया, तो ये हमारे पास h बराबर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ध्यान रखना क्या आएगा 1000 सेंटीमीटर आएगा, ध्यान रख लेना। यहाँ पे क्या है, एक ये सेंटीमीटर में है ना सारा डाटा, क्योंकि हमने ये सेंटीमीटर क्यूब में बदला ये सब करके, तो h हमारे पास आएगा 1000 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग को तो मीटर में पूछा है, तो इसका मतलब 100 का भाग दे देते हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर, 10 मीटर कहाँ गया, ये 10 मीटर हमारे पास ना आंसर आ गया, ठीक है। एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात 4:1 है, तो मतलब हमारे पास में एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस और सेविंग का रेशियो क्या है 4:1 है, 4:1 है। यदि उसकी इनकम में 20% की वृद्धि होती है, अगर इनकम के अंदर में 20% की वृद्धि होती है, और व्यय के अंदर में 10% की वृद्धि होती है, एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो ये तो एलिगेशन लगाते हैं। मैंने बार बार बता चुका हूं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप क्या करना, शुरू से शिफ्ट 1 से भी देखना स्टार्ट करना, ये सब बता चुका हूँ। एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम यहाँ लिखते हैं। एक्सपेंडिचर में 10%, इसमें अब निकालना है 20%, 4 और 1 निकाल दो, 20 में से 10 गया तो 10, एक की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू 40, और आपको पता है कि ये अगर इससे कम है, ये अगर इससे क्या है कम है, तो ये इससे ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो जोड़ दो, 40 और 20 क्या हो गया 60, ये हो गया 60%, ठीक है। ये तरीका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास में क्या हो जाए, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर हो क्या होता है इनकम होता है। तो हमारे पास में क्या हो गया, एक्सपेंडिचर और सेविंग हमारे पास क्या हो गया 4 + 1 = 5, यही वाली चीज होगी इनकम का रेशियो। अब हमारे पास क्या होगा कि यदि उसकी आय और व्यय के बीच में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि होती है, तो इनकम में 20% की वृद्धि, इनकम में 20% की वृद्धि होती है, और 10% और इनकम में 20% की वृद्धि होती है, और 10% की वृद्धि व्यय के अंदर में होती है, मतलब एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि होती है। तो हमारे पास में बताओ कि बचत में कितनी होगी, तो बचत में क्या होगा, देखो 10 × 40, 20 × 25 100, मतलब हमारे पास मान लो कि x%, ठीक है। तो ये वाली x%, तो x% इंटू 1 मतलब 10 × 40, x% इंटू 1 मतलब x% बराबर में हो जाएगा 20×100, तो x% बराबर हो जाएगा 60। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। 18वां, 8वीं कक्षा में 30 विद्यार्थियों की गणित की परीक्षा ली गई। 8वीं कक्षा में 30 विद्यार्थियों की गणित की परीक्षा ली गई। 10 छात्रों का औसत स्कोर 90 है, अन्य छात्रों का औसत स्कोर 75 है, तो पूरी कक्षा का औसत कितना होगा, बस कुछ नहीं करना है। 10 जनों का औसत स्कोर कितना है 90, 75, और हमारे पास अन्य अन्य कितना है, टोटल 30 है, तो अन्य कितने हो 20 जन है, तो 20 जनों का औसत स्कोर कितना है 75 है, तो टोटल 30 जनों का कितना होगा, बहुत आसान चीज है, 10 × 90 900, 75 दूना 1500, ठीक है, 1500 और 900 2400, 2400 कितने का 30 जनों का, मतलब कि 10 जनों का औसत स्कोर 90 है, तो टोटल कितना होगा 900, 20 जनों का औसत स्कोर 75 है, तो टोटल कितना होगा 1500, दोनों का सम कितना होगा 2400, 2400 अगर टोटल है तो हमारे पास 30 जनों का एवरेज लेना है, तो बस कितना हो गया 80, खत्म। आगे चलते हैं। During a New Year sale, a shopkeeper offers a discount scheme to his customer. Buy 5 sweater and get 2 sweater free. Find the effective percentage discount. ध्यान है मुझे, क्या मैंने क्या बताया था कि 5 पेन के ऊपर में 2 फ्री। इसका सेंस ही ये होता है कि डिस्काउंट अगर आपको निकालना है तो मतलब कि 2 का डिस्काउंट मिला है, कितने के ऊपर में 5 और 6 7, 7 के सामान के ऊपर में 2 का डिस्काउंट मिला है, वही चीज ना, क्योंकि दुकानदार को तो इसका पूरा पैसा लगा होगा, 5 और 2 7, 7 के ऊपर में 2 का डिस्काउंट, मतलब कि हमारे पास जो भी ट्रिक सीधा क्या है कि जो भी फ्री रहता है ना वो ऊपर लिखो, और बाकी टोटल आर्टिकल लिख दो नीचे। 2/7, 2/7 कितना होता है हमारे पास में, होता है 1/7 होता है 14.28%, और 2/7 होता है 28.56%, ठीक है, 28.56% मतलब ये, ठीक है। चलो आगे ये करते हैं। नमन बोरोज ए सम ऑफ इतना रुपीज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रीपेज 15,900 टुवर्ड्स रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। इफ नमन क्लियर्स ऑल द पेंडिंग ड्यू
at the end of the second year including interest payment that occurred during the first year how much does he pay at the end of the second year। देखिए बहुत 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 अच्छा सवाल है, लेकिन ऐसा सवाल हम लोग 6 से 7 बार कर चुके हैं, हर शिफ्ट के अंदर में कर चुके हैं। अगर आपने पहले नहीं कर रखा है तो आपको हो सकता है कि आपको ये पहली बार टफ लगे, लेकिन आपको जो भी पहले से कर रहे हैं उनको ये बहुत ईजी लगेगा क्योंकि ये बार बार कर चुके हैं। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक बंदा है जैसे आप हो, आपने क्या क्या पैसा उधार लिया, पैसा उधार लिया और आपने क्या किया कि 1 साल तक तो आपने क्या किया, इसका कुछ ब्याज होगा, ये हमने मान लो पैसा उधार लिया, मान लो कि प्रिंसिपल अमाउंट उधार लिया, इसके ऊपर में कुछ इंटरेस्ट जुड़ेगा, यहाँ तक मान लो 1 साल हुआ, 1 साल तक कुछ इंटरेस्ट जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, कुछ अमाउंट दे दिया, कुछ अमाउंट मान लो एक्स अमाउंट दे दिया, तो अब बचा हुआ अमाउंट के ऊपर में यहाँ तक ये ब्याज और लगेगा, ये इंटरेस्ट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद में आपके पास में पैसे कितना देना होगा, एक तो यहाँ पे जो x2 है हमारे पास में जो ब्याज बना, ये हमारे पास में i2 जो ब्याज बना, सॉरी, या i2 जो ब्याज बना वो भी देना पड़ेगा, जो बचा हुआ पैसा है वो भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा ना। उसके अलावा बस ये वाली चीज है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझने का ट्राई करना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये थोड़ी देर सोचते हैं कि हम लोगों ने पैसा इसने वापस दिया ही नहीं, क्या सोचते हैं कि इस बंदे ने पैसा हमें वापस से दिया ही नहीं, वापस से पैसा दिया ही नहीं, कुछ भी पैसा नहीं दिया, सब लास्ट में ले रहा है। इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ, 3,48,020। इस अमाउंट के ऊपर में 8% की रेट से 2 साल का ब्याज लगेगा। अगर वो 1 साल में कुछ भी पैसा नहीं देता है तो 2 साल का ब्याज लगेगा, 2 साल का ब्याज मतलब 16% का ब्याज, यही हुआ 16% का ब्याज। इसका मतलब 100% तो उसका अमाउंट था और 16% का ब्याज मतलब 116 गुना, तो 116 गुना और किसके ऊपर 116% मतलब 100, ये लिख सकते हैं। बात तो वही है, देखिए 100% का तो उसका खुद का पैसा, 16% का उसका ब्याज, तो टोटल हम लोग को कितना देना पड़ेगा उसको, जिससे भी उधार लिया उसको 116% देना पड़ेगा। 116% मतलब 116/100। ये हमारे पास में क्या हुआ, अगर वो पैसा नहीं देता है वापस तो, लेकिन मान लो वो तो दिया तो है, इतना 1 साल के बाद दिया है, ये इतना 1 साल के बाद दिया है, मतलब कि यहाँ उधार लिया था, इसने टोटल पैसा अगर दिया होता तो ये 2 साल के बाद हो गया, 1 साल और 1 साल, ये तो हो गया ये वाला अमाउंट। ठीक है, कुछ भी पैसा अगर वापस नहीं दिया, लेकिन यहाँ तो इसने 15,090 दे दिया है, तो इसके ऊपर में जो 1 साल का जो एक्स्ट्रा ब्याज है, 1 साल का जो ब्याज है वो तो उसने फालतू दिया है, भाई ब्याज फालतू दिया है, ब्याज भी फालतू दिया है और ये पैसा तो दे चुका है ना, इसका मतलब ये पैसा भी तो वो दे चुका है और इसका ब्याज भी वो उसको भरना है, तो वो गलत है, वो भरना नहीं चाहिए था उसको। इसका मतलब एक तो ये पैसा और एक इसके ऊपर में 1 साल का लगने वाला ब्याज, ये एक्स्ट्रा जुड़ चुका है, तो हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। 15,090 के ऊपर में 1 साल का लगने वाला ब्याज और ये अमाउंट, मुझे बताओ ब्याज कितना लगेगा, 8% की रेट से ब्याज लगेगा 8%, और एक ये खुद हो गया, खुद मतलब 100%, तो एक तो 100% जो इसका खुद का अमाउंट है वो एक्स्ट्रा जुड़ गया, और एक इसके ऊपर में 8% जो इसका है वो, मतलब टोटल 108%। तो एक टोटल 108% मतलब 100% तो खुद वाला और 8% ब्याज वाला, ये 108% एक्स्ट्रा जुड़ा है। इसका मतलब ये माइनस कर देते हैं, 108% मतलब 108/100, ये माइनस कर देते हैं और हमारे पास में आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हम लोग आंसर निकालते हैं, आंसर कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। आंसर कैसे निकालते हैं वो देखो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब हम लोग चलते हैं नीचे, देखो बटा में 10 है, ध्यान रखना बटा में 10 है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये 10 भी किसी यूनिट डिजिट 0 से कटने वाली है, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो 6 6 1 3, इसका मतलब 6 6 यूनिट डिजिट है हमारे पास में, लेकिन हम लोग है ना यूनिट डिजिट से करेंगे तो हो सकता है 6 आए, अगर हमारे पास में 6 यूनिट डिजिट आई तो हमारे पास में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन हम लोग लास्ट 2 डिजिट देखो 8606, इसका मतलब हम लोग सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट सॉल्व करनी है, बाकी हम लोग को कुछ नहीं करना, ध्यान रखना। लास्ट की 2 डिजिट सॉल्व करो और हमारा आंसर ऐसे आएगा, सीधा करो। 116 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 116 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, थोड़ा समझने का ट्राई करना, वो भी करते हैं। 116 को 116 मत मानो, 100+16 मानो, 108 को भी 100+8 मानो। पहले 100 से गुणा करते हैं, इसको 100 से गुणा करोगे क्या आएगा, 3480200 प्लस, इसको मैं क्या करता हूँ 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आया ना, ऐसे है ना, इसको मैं 100+16 लिखा, इसको मैं 100 से करा, इसको मैं 16 से करता हूँ, 16 से करोगे तो 16 दूना 32, फिर 16 8 128, 128 तो 8 लिखा और आगे मैं सॉल्व करूंगा ही नहीं, ये फिर आगे इधर इधर में कुछ कुछ संख्याएं आएगी, ध्यान रखना, नहीं करते हैं सॉल्व, बस इतना ही करते हैं। माइनस, अब हम लोग चाहते हैं ये, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 0 0 से क्या आएगा 15,09,00, फिर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा 8×9 = 72, माइनस है, ध्यान रखना, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, 8×9 = 72, 72 का 2, 8×9 = 72, 72 72 72, सॉरी 8×9 = 72 और 8×5 = 40, तो ये हो जाएगा 0, फिर आगे कुछ 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 आएगा, ध्यान रखना, 0 से 1 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 3 8 और 2 10, बस इतना ही आएगा। देखो 2, ये आएगा 2, ये होगा 3, ये होगा 8 और 2 10, असल का 1, फिर आगे कुछ भी हो छोड़ो, बाढ़ में गया।
आगे माइनस ये करते हैं, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ठीक है, ये आएगा। अब इसमें से ये माइनस होगा, 2 में से 2 गया 0, और 13 में से 7 गया 6, और ये आएगा 9, क्योंकि असल वगैरह लेगा। 13 में से ये होगा 9, 9 में से 9 गया 0। इसका मतलब 0 6 0, और फिर आगे यहाँ पे कुछ कुछ संख्याएं आएगी। बटा में कितना है, 10 लिखा हुआ है, बटा में आएगा 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 6 आ गया ये आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 डिजिट निकाल दिए। 3 डिजिट क्यों निकाल दिए, क्योंकि ये 0 तो कटना ही है ना नीचे वाला, तभी तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, इसका मतलब 0 कट रहा है, मतलब ये 0 तो है ही, बाकी वाले 2 डिजिट और निकालना है, मतलब टोटल 3 डिजिट निकालना है, तो 3 ही हमने निकाले हैं, बाकी कुछ नहीं किया है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, A policeman noticed a thief at a some distance. 1 second ना. A policeman noticed a thief at a some distance. The police कर्मी started running to catch the thief, and the thief also started running at the same time. The speed of both the policeman and the thief was 12 km per hour and 10 km per hour respectively. It took 30 minutes for the policeman to catch the thief, find the initial distance in the between. देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चोर खड़ा है। पुलिसकर्मी यहाँ से यहाँ भागा, चोर यहाँ से यहाँ पे भागा, और दोनों ने यहाँ पे पकड़ लिया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी। अब सोचिए यहाँ पे डी डिस्टेंस है, यहाँ पे 0 डिस्टेंस है, मतलब डी से 0 हो गई, मतलब टोटल इन लोगों ने रिलेटिवली कितना चले, डी चले। तो हम लोग रिलेटिवली डी चले, लेकिन रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड तो दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, इसका मतलब माइनस हो जाएगी। 12 में से 10 गया तो 2, 2 की स्पीड से चले। लेकिन हम दोनों को देखो, डिस्टेंस बटा हमारे पास वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टाइम। तो टाइम हमारे पास में कितना लगा, 30 मिनट, लेकिन हम लोग पास ये तो 100 किलोमीटर पर आवर में है, तो हम लोग 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे, क्या होगा, 1/2 घंटा, 0.5 घंटा। तो 30/60 है, 30/60 यही तो होता है, 30/60, 30/60 क्या होता है, 1/2 ही तो होता है, 1/2 घंटा हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी बराबर हमारे पास क्या आ गया, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, क्योंकि ये सब किलोमीटर में आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक है, हो गया आंसर। आगे 22वां, बैंक ए के अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों की संख्या और बैंक सी के अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात क्या है। मतलब यहाँ पे कंप्यूट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स कैडर और नंबर ऑफ ऑफिसर कैडर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द बैंक ए के ऑफिसर कैडर के एम्प्लॉय एंड सी के ऑफिसर कैडर के एम्प्लॉय, सी के ऑफिसर कैडर के एम्प्लॉय का रेशियो क्या है, बस रेशियो निकालना है। तो इन सबको जोड़ के रेशियो तो निकालना पड़ेगा। करो 0, 6 और 1 7, 6 और 1 7 5 12 12 का 2 असल का 1, 4 और 3 7 8, 8 और 3 4 5 5 13, ये होगा 1320 रेशियो। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 8 15 का 5 असल का 1, 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 4 11, ये हो गया 1155। ये 11 से कट रहा है, 11 का 11, 11 2 22 0, ये हो जाएगा 11 का 11, 11 55, ये हो जाएगा 15 8 120, 15 7 105, 8 रेशियो 7। ध्यान रखना 8 रेशियो 7 है, ना कि 7 रेशियो 8। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे ये क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट्स टू द इंपोर्ट ऑफ द कंपनी एस, एस का एक्सपोर्ट से इंपोर्ट का हमारे पास में एस का क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट ऑफ द कंपनी एस एंड यू इन द ईयर 2015 इज 3:2, तो एस का एक्सपोर्ट से इंपोर्ट का रेशियो क्या है, 3:2 है, और यू का एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का रेशियो क्या है, 1:2 है। ठीक है, देन द टोटल इंपोर्ट ऑफ कंपनी एस एंड यू टुगेदर इन द ईयर, देखो ये एस का है, ये यू का है, ये 2015 की बातें हो रही है, 2015 की, मतलब 2015 के अंदर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज मिसिंग है, ऊपर में एक और लाइन थी, ऊपर में एक और लाइन थी, क्या थी कि ये जो चार्ट दिया हुआ है इसके अंदर में जो डाटा दिया है ना, वो एक्सपोर्ट का डाटा दिया है। कितना दिया है, किसका दिया है, वो एक्सपोर्ट का डाटा दिया है। ध्यान रखना ये पूरा डाटा जो है वो एक्सपोर्ट का डाटा है, ये गिवन है, इस सवाल के अंदर ही गिवन है, ये सारा का सारा एक्सपोर्ट का डाटा है। तो अब मुझे बताओ 2015 के अंदर में एस कंपनी का एक्सपोर्ट का डाटा कितना है, एक्सपोर्ट कितना है 51, तो इसका मतलब एस कंपनी के एक्सपोर्ट का 2015 में डाटा कितना है 51, मतलब कि 3 की वैल्यू 51 के बराबर में है। वैसे यू कंपनी का 2015 के अंदर में एक्सपोर्ट का डाटा कितना है 70, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का डाटा कितना है 70। तो मुझे बताओ 3 अगर 17 गुना हो रहा है तो 2 भी हमारे पास 17 गुना होकर हमारे पास कितना बनेगा 34। ये अगर हमारे पास 70 गुना हो रहा है तो 2 भी 70 गुना होकर कितना बनेगा 140। ये क्या बन रहा है, एस और यू के इंपोर्ट का सम कितना होगा 2015 के अंदर में, इंपोर्ट ये 2015 की बातें हैं, तो इंपोर्ट का सम कितना होगा 34 और 140, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 174, 174। समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। 24वां सवाल, दिए गए वर्षों में व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष स्कूल से अर्जित वेतन के रूप में औसत आय कितनी है। स्कूल के द्वारा
औसत आय कितनी है, तो बस कुछ मिला के इसको जोड़ो और उसके बाद में 5 का डिवाइड कर दो। हल्का सा सवाल है। 5 का डिवाइड करते हैं तो करो। 8 और 2 10, 10 और देखो 8 और 2 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 8 30, 30 का 0, फसल का 3, 4 और 3 7 और 3 10, 10 और 6 16, 7 23, 23 और 9 हो जाएगा हमारे पास में 32 का 2, फसल का 3, 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 820। 820 में 3 और 4 5 का भाग दे दिया, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 6 35, सही कर रहा है। उसके बाद 3 6 35 और 75 164, ये हो गया 164। आगे के जीरो से कोई लेना देना है ही नहीं हम लोग को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सही कर रहे हैं ना, 5 3 6 35 25 164, सही है। चलो आगे चलते 25वां। आगे क्या है, 2016 से 2019 तक, 2016 से 2019 तक, 2016 से लगाकर 2019 तक, what is the difference between the total number of the students enrolled in the science, total number of students enrolled in the science and that of the student enrolled in the humanities। मतलब 2016 से 2019 तक के अंदर में, 16 से 19 पूरा, तो इसके अंदर में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ध्यान रखो डिफरेंस निकालना है। तो मेरे पास 0 2 0 4, यहाँ पे यूनिट डिजिट से ही काम बन जाएगा, ध्यान रख लेना यूनिट डिजिट से ही काम बन जाएगा। अगर 0 यूनिट डिजिट नहीं आ रहा तो यूनिट डिजिट से ही काम बन जाएगा। करते हैं तो 5 4 9 और 6 15, यहाँ यूनिट डिजिट बन रही है 5, यहाँ क्या बन रहा है 9 और 4 13, 13 और 3 14 15 16 17 18 19, तो 9। तो अब मुझे बताओ, या तो बड़ा अगर ये हुआ तो इसमें से ये घटेगा, या बड़ा अगर ये हुआ तो इसमें से ये घटेगा, लेकिन हम लोग दोनों घटा देते हैं। 5 में से अगर 9, मतलब कि कोई भी 5 के आगे संख्या ही रही होगी, यहाँ पे रही होगी, तो 5 में से 9 घटेगा तो 6 आएगा ना, मतलब कि 5 असल का लेगा, कैरी लेगा, फिर ये 15 बनेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बनेगा। लेकिन अगर इधर में से इधर घटा तो अगर ये बड़ा हुआ तो 9 में से 5 गया तो 4, या तो 6 यूनिट डिजिट आएगा या 4 यूनिट डिजिट आएगा, तो 6 या 4 कौन सा, ये हमारा आंसर हो गया है। जोड़ के भी माइनस कर ही सकते हो, ये हमारे पास 4 हो गया, तो ये हमारा ट्रिक हो गई, ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट अल्फा ग्रुप के अंदर में ज्वाइन होना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है ना पिन कमेंट के अंदर में दिए हुए हैं। अल्फा ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको 2026 के अंदर में फिर से आपको ऐसा नहीं होगा कि बार बार बस एग्जाम में देते जा रहे हो, फॉर्म ही भरते जा रहे हो। ये गारंटी है आपकी, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। आपको वहां पे इस लेवल पे टारगेट मिलेंगे, इस लेवल पे मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा। चैट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो। लेकिन अल्फा ग्रुप के स्टूडेंट के लिए हम लोग पर्सनल केयर भी देने वाले हैं, पर्सनल टारगेट भी देने वाले हैं, पर्सनल आपको जो भी डाउट किसी भी स्टेज पे फेस करते हो, बाकी प्रैक्टिस शीट रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेक्चर भी रहेंगे, ध्यान रखना वहाँ पे मैथ्स के पूरे लेक्चर भी रहेंगे, बहुत कुछ रहेगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जल्दी से व्हाट्सएप करो और आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वन शॉट सीरीज हमारी चल रही है, तो वन शॉट के अंदर में कल हमारा लेक्चर हमारे पास में सुदर्शना का अपलोड हो गया था, तो सुदर्शना का सीरीज जरूर पूरा कर देना। 5 दिन में 5 लेक्चर आ जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सारे के सारे मेंसुरेशन, 3D ज्योमेट्री मैंने पूरा लगभग करवा दिया है। सिर्फ कोऑर्डिनेटर बचा हुआ है, वो वाला, बाकी सारा सब कुछ खत्म कर दिया है, सर्कल तक हमने खत्म कर दिया है। तो अगर आपने नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी खत्म कर लो। बाकी जो भी स्टूडेंट ने पीवाईक्यू सीरीज अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं तो पीवाईक्यू सीरीज के सारे लेक्चर देख लेना, वो भी हमारे पास जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इस लेक्चर की पीडीएफ और बाकी वन शॉट की पीडीएफ, सुदर्शना की पीडीएफ, हर चीज की पीडीएफ, प्रैक्टिस मॉक की पीडीएफ, मेरे खुद के नोट्स, सब कुछ आपको फ्री इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, चैनल को शेयर करना है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाकी कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू।